16 दिसंबर 1987 रात के लगभग 10:30 एमवी डोना पाज, फिलीपींस का एक व्यस्त यात्री जहाज अपनी सामान्य यात्रा पर था। वह लेइटे से मनीला की ओर बढ़ रहा था। यह जहाज एक नियमित कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के रूप में काम कर रहा था और उस रात तक इसका सफर सामान्य ही था। लेकिन उस रात का अंधेरा, उसकी खुशियां और हर एक मुस्कान एक ऐसी भयावह त्रासदी में बदलने वाली थी जिसका असर न सिर्फ फिलीपींस बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। जहाज पर सवार थे 4000 से अधिक यात्री। इनमें से अधिकांश वे लोग थे जो छुट्टियों के मौसम में अपने परिवारों के पास लौट रहे थे। कुछ लोग काम के सिलसिले में मनीला जा रहे थे और कुछ ने तो अपनी यात्रा एक आरामदायक सफर की उम्मीद में शुरू की थी। जहाज की यात्रा के दौरान लोग एक दूसरे के साथ बातचीत में व्यस्त थे। कुछ बच्चे जहाज की बालकनी में खेल रहे थे। कुछ यात्रियों ने अपने परिवारों के साथ चाय और स्नैक्स का आनंद लिया था। लेकिन उस रात जो होने वाला था उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जैसे ही जहाज समुद्र की गहरी और शांत लहरों को पार करता गया, लगभग 10:45 एक और जहाज एमटी वेक्टर अचानक ही सामने आ गया। एमटी वेक्टर एक ओनेल टैंकर था जिसमें लगभग 8 लाख लीटर पेट्रोलियम लोड था। यह टैंकर एक बेहद खतरनाक स्थिति में था। टक्कर इतनी भयंकर थी कि दोनों जहाजों के बीच एक तेज धमाका हुआ और इस धमाके से जैसे ही आग की लपटें फैलनी शुरू हुईं, वे दोनों जहाजों को अपनी चपेट में ले चुकी थीं। आग के लावे की तरह फैलते हुए यह लपटें समुद्र के ऊपर धुआं और घना अंधेरा छोड़ गईं। लेकिन यह हादसा सिर्फ एक टक्कर नहीं था। यह एक ऐसे सिस्टम की नाकामी का परिणाम था जो लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरह से असफल रहा। जहाज के पास कोई कामकाजी रेडियो नहीं था, ना ही कोई इमरजेंसी अलार्म सिस्टम। टक्कर के बाद के कुछ मिनटों में जहाज पूरी तरह से एक आग की ज्वाला में बदल चुका था। ऐसे में जो लोग जीवित थे वे भी उस आग से, पानी में डूबने से या फिर जहाज की जटिल स्थिति के कारण अपनी जान गंवा बैठे। क्रू भी लगभग पैनिक में था और कुछ ही मिनटों में जहाज ने डूबना शुरू कर दिया। घटना के समय तक डूबते जहाज से सैकड़ों लोग समुद्र में कूद पड़े थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर की किस्मत बेहद खराब थी। पानी में कूदने वाले या तो जलकर मर गए या फिर तेल के साथ मिश्रित पानी में डूबकर दम घुटने से मर गए। समुद्र में जले हुए शव और गंभीर रूप से घायल लोग तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। इस हादसे के बाद कोस्ट गार्ड को जानकारी मिली कि कुछ मछुआरे जले हुए सर्वाइवर्स को समुद्र से निकाल रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक बचाव अभियान शुरू हुआ तब तक हादसे में लगभग 4386 लोग मारे जा चुके थे। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार असल में मृतकों की संख्या इससे कहीं ज्यादा थी, शायद 5000 के भी पार। एमवी डोना पाज की यह त्रासदी फिलीपींस की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे भयानक नागरिक समुद्री दुर्घटनाओं में से एक मानी जाती है। यह हादसा कई पहलुओं से चौंकाने वाला था। जहाज की सुरक्षा, जहाज की क्षमता और सबसे बड़ी बात, इसकी ऑपरेशनल खामियां। लेकिन इसके अलावा यह पूरी दुनिया को यह भी दिखाता है कि कभी-कभी एक सिस्टम की लापरवाही की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि यह हादसा कैसे हुआ? एमटी वेक्टर कौन था और उसकी भूमिका क्या थी? जहाज पर इतनी अधिक संख्या में लोग क्यों सवार थे और इतनी लापरवाही से कैसे यात्रा हो रही थी? क्या उस रात को रोका जा सकता था? क्या उन जिंदगियों को बचाया जा सकता था? इस पूरी त्रासदी को समझने के लिए हमें इसे विस्तार से देखना होगा ताकि हम जान सकें कि वो रात क्यों इतनी खौफनाक थी। 16 दिसंबर 1987 की शाम थी। एमवी डोना पाज समुद्र के बीचों बीच अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। जहाज का ढांचा पुराना था, लेकिन उसकी रेपुटेशन खराब नहीं थी। करीब 17 नॉट की रफ्तार से वो लेइटे से मनीला की ओर जा रहा था। चारों तरफ एक अलग ही उत्साह का माहौल था। क्रिसमस आने वाला था और हजारों लोग अपने घर वालों से मिलने के लिए इस सफर पर निकले थे। एमवी डोना पाज की क्षमता सिर्फ 1500 लोगों की थी, लेकिन उस दिन उसमें 4000 से ज्यादा लोग सवार थे। कुछ के पास टिकट थे, लेकिन बहुतों के पास नहीं। जहाज के हर कोने में लोग बैठे थे, डेक, सीढ़ियों, इंजन रूम के पास तक। किसी को नफरत नहीं थी इस भीड़ से, क्योंकि सब अपने अपने सपनों में खोए थे। कोई पत्नी से मिलने जा रहा था, कोई माँ के हाथ का खाना खाने की आस में था। पर इस सपने जैसी रात में कुछ था
जो बहुत खतरनाक था। जहाज में न तो ठीक से ट्रेंड क्रू था, न कोई फंक्शनल रेडियो सिस्टम। ज्यादातर लाइफ जैकेट्स टूटे हुए थे और जिनके पास थे भी, उन्हें पता नहीं था कि उन्हें पहनना कैसे है। उसी वक्त दूसरी दिशा से एक छोटा सा तेल से भरा जहाज एम्प्टी वेक्टर भी समुद्र में आगे बढ़ रहा था। इसमें लगभग 8 लाख लीटर हाईली फ्लैमेबल पेट्रोलियम लदा हुआ था। उसके पास भी न जीपीएस था, न वार्निंग लाइट्स। पूरी तरह से अंधेरे में, बिना किसी अलर्ट के वो जहाज एमवी डोना पाज की लेन में दाखिल हो चुका था। रात के करीब 10:30 पर एमवी डोना पाज के ऊपर एक अजीब सा झटका महसूस हुआ। कई यात्रियों ने सोचा कि शायद कोई लहर टकराई है, लेकिन फिर आया वो धमाका जिसने सब कुछ बदल दिया। 10:45 पर 2 जहाज आपस में टकरा गए। टक्कर के साथ ही एम्प्टी वेक्टर का पेट्रोलियम टैंक फट गया। आग की लपटें आसमान तक उठीं और कुछ ही सेकंड्स में एमवी डोना पाज को अपनी चपेट में ले लिया। डेक पर बैठे लोग जलने लगे, चीखने लगे, भागने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आया। जिनके पास बच्चे थे वो उन्हें उठाकर कूदने लगे, पर समंदर में भी आग लगी थी। जहाज के स्टील फर्श जल रहे थे, लोग बेयरफुट थे, पैर जल रहे थे और भागने की कोई जगह नहीं थी। क्रू गायब था, न कोई अलार्म, न कोई गाइड। कुछ लोग इंजन रूम की तरफ भागे, लेकिन वहां पहले से ही धुआं भर चुका था। कुछ यात्रियों ने खुद को समुद्र में फेंक दिया, पर वो भी मौत थी। पानी में पेट्रोल बह चुका था और वो भी जल रहा था। कोई रोते हुए ऊपर देख रहा था, कोई हाथ जोड़कर मदद मांग रहा था और कोई अपनी माँ, अपने भाई, अपनी पत्नी को आग में घिरा देख रहा था। जहाज पूरी तरह आग की गोद में जा चुका था। 15 मिनट के अंदर वो चलती फिरती कब्र बन चुका था। चारों तरफ जलती लाशें थीं, बच्चों की चीखें थीं और अंधेरे में चमकती लपटें थीं। एम्प्टी वेक्टर का हाल भी बुरा था। उसमें सवार 13 में से 11 लोग वहीं मर गए। वो टैंकर जिसने ये मौत लाई थी, खुद भी जलकर राख हो गया। इस नरक से सिर्फ 26 लोग बच सके। उनमें से कुछ ने बताया कि लोगों की खाल आग में जलकर उतर रही थी। एक सर्वाइवर ने कहा कि उसने अपनी मां को आग में गायब होते देखा और फिर कुछ नहीं बचा। सुबह जब पहले मछुआरे समंदर में निकले तो उन्हें वहां धुएं की गंध आई। उन्होंने देखा कि पानी की सतह पर जलता हुआ तेल फैला है और इंसानी लाशें यहां वहां तैर रही हैं। कुछ अधजले शरीर, कुछ बच्चे, कुछ अधखुले बैग जिनमें क्रिसमस के गिफ्ट्स थे। कोस्ट गार्ड को इस हादसे की खबर तब तक नहीं मिली जब तक 8 घंटे बीत नहीं चुके थे। ना एमवी डोना पास से कोई डिस्ट्रेस कॉल गई थी, ना एम्प्टी वेक्टर से कोई अलर्ट। जब तक बाहर की दुनिया को समझ आया कि क्या हुआ है, तब तक 4000 से ज्यादा लोग मर चुके थे। और वो सवाल उठ चुका था जो इस कहानी को अगले हिस्से तक ले जाएगा। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या एक पूरे सिस्टम की बेरहमी का नतीजा? रात बीत चुकी थी, लेकिन समंदर की सतह पर अब भी आग की महक तैर रही थी। मछुआरे जिनके जाल आमतौर पर मछलियों से भरे होते थे, उस सुबह उनकी नावें अधजली लाशों से टकरा रही थीं। समुद्र ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इंसानों को पानी में उबाल दिया हो। कुछ लाशों के चेहरे पहचान से बाहर थे, कुछ हाथों में अब भी जलती हुई चूड़ियां थीं। जिन 26 लोगों ने किसी तरह से खुद को उस नरक से बाहर निकाला था, उन्हें भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि वो जिंदा हैं। उनमें से एक 18 साल का लड़का था जिसका नाम एर्नल्डो था। वो अपनी मां के साथ सफर कर रहा था। हादसे के वक्त उसकी मां सीढ़ियों के पास खड़ी थी और उसने बेटे को कहा था, कूद जा, जा बचा ले खुद को। वो कूद गया, लेकिन कूदते वक्त उसके हाथों में मां की उंगलियां अब भी थीं। जब समंदर में गिरा तो देखा कि आसमान में आग थी, पानी में आग थी और उसकी मां की आवाज कहीं खो चुकी थी। एम्प्टी वेक्टर का कप्तान और उसका क्रू लगभग वहीं मारे गए। लेकिन बाद में जब जांच शुरू हुई तो चौंकाने वाला सच सामने आया। वेक्टर को ना प्रॉपर लाइसेंस मिला था, ना उसकी क्रू प्रॉपरली ट्रेन्ड थी। वो तेल लेकर अवैध रूप से उस रास्ते से गुजर रहा था। उस पर न तो वार्निंग लाइट्स थीं, न ही रेडियो सिस्टम जो कलिजन से पहले अलर्ट भेज सके। एमवी डोना पाज की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। उसके पास भी कोई फंक्शनिंग रेडियो नहीं था। जहाज का सेफ्टी ड्रिल सिर्फ पेपर वर्क में था, हकीकत में कुछ नहीं। लाइफ जैकेट्स को स्टोर करने का तरीका ही ऐसा था कि आम यात्री तक पहुंचना मुश्किल था। रात की उस टक्कर से सिर्फ जहाज नहीं जले, पॉलिसीज जलीं, सिस्टम्स जले और सबसे ज्यादा जली इंसानियत।
सरकार को हादसे की खबर तब मिली जब सुबह के अंधेरे में कोस्ट गार्ड को वो जलते हुए पानी की रिपोर्ट मिली। नेवी की टीमें भेजी गईं, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था। दोपहर तक हादसे की तस्वीरें मीडिया में आ चुकी थीं, लेकिन फिलीपींस की सरकार ने शुरुआत में इसे एक माइनर कलिजन बताया। जब सर्वाइवर इंटरव्यूज सामने आए, तब धीरे धीरे ये साफ हुआ कि ये एशिया का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा पीस टाइम मैरीटाइम डिजास्टर था। और फिर शुरू हुआ एक और हॉरर, बॉडीज रिकवर करना। एक एक करके सैकड़ों लाशें पानी से निकाली गईं। बच्चों के जले हुए खिलौने, सूटकेस जिनमें शादी के कपड़े थे, और लाशें जो अब पहचान में नहीं आ रही थीं। हॉस्पिटल्स के बाहर पहचान के लिए कतारें लगीं, पर कोई बॉडी पूरी नहीं थी, कोई चेहरा साबुत नहीं था। एक औरत अपनी बेटी के हाथ में बंधी राखी से उसे पहचान पाई और वहीं सड़क पर गिरकर बेहोश हो गई। इंश्योरेंस कंपनीज ने शुरुआत में पे आउट देने से इनकार कर दिया। उन्हें ऑफिशियल लिस्ट में सिर्फ 1583 यात्री मिले, जबकि असल में 4000 से ज्यादा लोग जहाज में थे। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, इतने लोग उस जहाज पर थे कैसे? कौन जिम्मेदार था? गवर्नमेंट एजेंसीज ने कह दिया कि एक्स्ट्रा पैसेंजर्स इलीगल थे, इसलिए उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। पर क्या इंसानी जान को सिर्फ कागजों से गिना जाएगा? दोन्या पाज की ओनरशिप सल्पीसियो लाइंस के पास थी। ये वही कंपनी थी जो पहले भी मैरीटाइम एक्सीडेंट्स के लिए बदनाम रही थी। और वेक्टर, उसे चलाने वाली कंपनी का लाइसेंस हादसे के बाद जाकर कैंसिल किया गया। जैसे जैसे इंक्वायरी आगे बढ़ी, एक और कड़वा सच सामने आया। एमवी दोन्या पाज उस वक्त वन मैन कंट्रोल पर चल रही थी। कप्तान ब्रिज पर नहीं था, रेडियो ऑपरेटर ड्रंक था, और कलिजन के वक्त जो लुकआउट होना चाहिए था वो शायद सो रहा था। जिन लोगों ने खुद को किसी तरह बचाया था, उन्हें भी बाद में कोर्ट केसेस में घसीटा गया। उन्हें गवाह बनने के लिए सब्पुइना भेजे गए, लेकिन कोई नहीं चाहता था उस रात को फिर से जीना। टीवी पर उस वक्त जो तस्वीरें आईं, उन्होंने पूरे देश को हिला दिया। लेकिन उसके बाद सब धीरे धीरे शांत हो गया, जैसे किसी ने इतिहास की सबसे भयानक मैरीटाइम डिजास्टर को जानबूझकर भुला दिया हो। पर यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। सर्वाइवर्स ने एक छोटी सी कम्युनिटी बनाई, जिसमें हर साल 16 दिसंबर को वो इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और उस जलते समंदर को फिर से महसूस करते हैं। उस रात जब एमवी डोना पाज समुद्र में समा गया था, तो सिर्फ लोग नहीं मरे थे, सिस्टम, इंसानियत और जिम्मेदारी भी उस आग में जल गई थी। पर एक सवाल अब भी जिंदा था। क्या कोई और रास्ता था इस सबसे बचने का? क्या इस मौत को टाला जा सकता था? और अब इस कहानी की असली तह तक पहुंचने के लिए हमें झांकना होगा उस अंधेरे में जहां सच्चाई छुपी है। क्योंकि ये सिर्फ आग की कहानी नहीं है, ये नेग्लिजेंस, करप्शन और एक पूरे सिस्टम के फेल होने की कहानी है। साल बदल चुका था, लेकिन वो हादसा अब भी ताज़ा था। दोन्या पाज की राख अब भी समंदर में घुली थी। पर सवाल ये था कि आखिर इस जहाज पर इतने लोग आए कहां से, और कैसे उन्हें एंट्री दी गई जबकि कैपेसिटी महज 1500 की थी। 16 दिसंबर को जब वो जहाज टाक्लोबान से मैनिला की ओर रवाना हुआ, तो वो एक फेस्टिवल सीजन का पीक टाइम था। क्रिसमस के पहले का हफ्ता, जब सैकड़ों लोग अपने परिवारों के पास वापस लौटना चाहते थे। दोन्या पाज जैसे जहाज उस वक्त सबसे सस्ता और एक्सेसिबल ऑप्शन थे। लेकिन जहाज की हालत क्या थी? अगर कोई एक बार भी उस फेरी के अंदर झांक लेता तो समझ जाता कि वो एक तैरता हुआ टाइम बॉम्ब था। लोग कैबिन में नहीं, डेक पर थे। एक ही मैट्रेस पर 3-3 लोग सो रहे थे। रास्तों पर सूटकेस, खाने के डिब्बे और कपड़े बिखरे थे। कुछ लोग तो इंजन रूम के पास लेटे थे। वहां इतनी भीड़ थी कि अगर कोई नीचे गिर जाए तो उठना भी मुश्किल होता। सल्पीसियो लाइंस के स्टाफ ने ज्यादा लोगों से एक्स्ट्रा कैश लेकर उन्हें बोर्ड करने दिया। कोई मैनिफेस्ट में नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं पूछी गई। वो एक ओपन बाजार की तरह बन गया था। भीड़, केओस और नॉइज का भरा पूरा जहाज जो बस चल पड़ा था, बिना ये जाने कि वो डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा भी या नहीं। पर उस रात के बाद ना कोई डेस्टिनेशन बचा, ना डायरेक्शन। गवर्नमेंट ने इंक्वायरी शुरू की, पर सिस्टम में इतने लूपहोल्स थे कि हर डिपार्टमेंट ने अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल दी। कोस्ट गार्ड ने कहा, हमें शिप के ओवरलोड की जानकारी नहीं थी। पोर्ट अथॉरिटीज ने कहा, हमने सिर्फ पेपर देखे, जहाज के अंदर तो नहीं घुसे। और जहाज की हालत, वो तो मेंटेनेंस रिपोर्ट में हमेशा गुड कंडीशन दिखाया जाता था। लेकिन सच ये था
कि एमवी दोन्या पाज को कई साल पहले ही स्क्रैप कर देना चाहिए था। सर्वाइवर्स के अनुसार कलिजन के बाद जो सबसे भयानक चीज हुई वो थी सन्नाटा। जहाज पर ना कोई अनाउंसमेंट हुआ, ना कोई अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हुआ। जब एम्प्टी वेक्टर से टकराया तो सिर्फ तेज धमाका हुआ और फिर 1 सेकंड में पूरी डार्कनेस। लोग सोच नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या है। बच्चे चिल्ला रहे थे, बुजुर्ग गिर चुके थे, माओ ने अपने बच्चों को पकड़ रखा था, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद आग की लपटें उनके सिरों पर थीं। लाइफ जैकेट्स ताले में बंद थीं। जिन लोगों ने तोड़कर निकाली उन्हें दूसरों ने छीन लिया। कुछ बच्चों को बिना जैकेट के मदर्स ने समंदर में फेंक दिया, सिर्फ एक उम्मीद के साथ कि शायद कोई बोट बचा ले। एक विटनेस ने बताया कि उसने अपनी 7 साल की बेटी को हाथ में लेकर समुद्र में छलांग लगाई थी। जब वो पानी से बाहर आया उसका हाथ खाली था। जिन लोगों ने तैरकर खुद को बाहर निकाला वो भी पूरी तरह सेफ नहीं थे। पेट्रोल और केरोसिन के मिक्स से समंदर की सतह पर जो लेयर बनी थी वो जल रही थी। यानी पानी से बाहर आना मतलब आग में कूदना। फिर शुरू हुआ रेस्क्यू का झूठा खेल। कोस्ट गार्ड की बोट्स उस जगह पर तब पहुंची जब वहां कुछ भी नहीं बचा था। ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा गया, हमने तत्परता से कार्रवाई की, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये थी कि पहली रेस्क्यू ऑपरेशन के 8 घंटे बाद शुरू हुआ था और तब तक जो बच सकते थे वो भी हाइपोथर्मिया और बर्न से मारे जा चुके थे। मीडिया ने शुरू में इस हादसे को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन जैसे जैसे सर्वाइवर्स के इंटरव्यूज सामने आए पूरी दुनिया की नजर इस घटना पर टिक गई। CNN, BBC और दुनिया भर की एजेंसीज ने हेडलाइन चलाई, एशियाज टाइटैनिक, द अनटोल्ड मैरीटाइम हॉरर ऑफ एमवी दोन्या पाज। अब प्रेशर बढ़ चुका था, सरकार पर, जहाज कंपनी पर और उन सब पर जिन्होंने इस डिजास्टर को होने दिया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जैसी चीज सिर्फ कागजों पर चल रही थी। कुछ सर्वाइवर्स ने केस फाइल किया, लेकिन सिस्टम ने उनका ही विश्वास तोड़ दिया। हियरिंग डिले होती रही, कॉम्पेंसेशन का कोई स्ट्रक्चर नहीं बना। सल्पीसियो लाइन्स ने क्लेम किया, हमारी गलती नहीं थी। वेक्टर वाले ड्रंक थे और वेक्टर वालों ने कहा, हमारे पास रास्ता बदलने की कोई इन्फो नहीं थी। जैसे 2 बच्चे लड़ रहे हों और प्लेग्राउंड में 4000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठें। जिन परिवारों ने अपने लोगों को खोया था वो आज भी कॉम्पेंसेशन के कागज लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। पर इस सब के बीच एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्यों नहीं कोई सीखा इस हादसे से कुछ? क्यों एक सिस्टम, एक कंपनी और एक नेशन इतना इररिस्पॉन्सिबल हो सकता है? क्यों हर चीज तब तक ठीक लगती है जब तक वो मौत में नहीं बदल जाती? और क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या एक पूरी नेग्लिजेंस की चेन? इसका जवाब अब मिलेगा, जहां हम देखेंगे कि एम्प्टी वेक्टर कौन था, उसके पीछे कौन से लोग थे और वो क्यों फिलीपींस के समुद्र में जहर बनकर तैर रहा था।